हाय एवरीवन। क्या किसी कंपनी की बैलेंस शीट देख के आपका भी दिमाग घूम जाता है? देखिए, मेरा तो घूम जाता है क्योंकि एक्चुअली में मैं नॉन सीए बैकग्राउंड से हूँ और अकाउंटिंग में कोई ऐसा मेरा एक्सपीरियंस तो रहा नहीं है, जैसे आप लोगों का भी नहीं होगा शायद। तो इसी लेकिन जब भी हम किसी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे फंडामेंटल देखने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो वो फंडामेंटल रेशियोज किस तरह से काम करते हैं, क्या होता है, उनको समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो उसी को ही बहुत सिंप्लीफाई वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप मेन मेन जो फंडामेंटल है कंपनी के, आप उसे किस तरह से समझ सकते हैं बहुत ही इजी वे में। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले डिस्क्लेमर पढ़ लें। सपोज करिए कोई ए कंपनी है, ठीक है, जो उसका प्रमोटर है, या कंपनी का मालिक बोल लीजिए। वो कहता है अपने सीई के पास में जाता है कि मेरी कंपनी की वैल्यू बताओ कि मेरी कंपनी की वैल्यू कितनी है। तो उसकी सीए कुछ कैलकुलेशन करता है, सीए कहता है सर आप मेरे हिसाब से आपकी कंपनी की वैल्यू जो है वो 100 CR 100 करोड़ होनी चाहिए। अब ए जो है, ए कहता है कि देखिए मेरे को 40 करोड़ की जरूरत है। अब वो चाहे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है या उसे कहीं और इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, कुछ भी पर्पस हो सकता है। वो कहता है कि मेरे को तो 40 करोड़ चाहिए, मेरे को 100 करोड़ अमाउंट नहीं चाहिए। तो मेरे को कितने शेयर डाइल्यूट करने पड़ेंगे? मेरे को 40% शेयर जो है अपने डाइल्यूट करने पड़ेंगे, क्योंकि 40 करोड़ जो है 100 करोड़ का 40% होता है। तो 40 करोड़ 40% शेयर मेरे डाइल्यूट होंगे। अब 40, ऐसा तो है नहीं कि जो 40 करोड़ का एक शेयर है वो केवल एक शेयर निकालेगा और एक शेयर होल्डर उसको खरीद लेगा। तो अब स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होनी है, तो कंपनी का मालिक और सीए सब मिलके डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं, कंपनी जो हम लोग आईपीओ का जो आईपीओ हम लोग निकालेंगे, आईपीओ का जो प्राइस रखेंगे एक स्टॉक का, वो रखते हैं 100 रुपीज़ पर स्टॉक। ये हो गया 100 रुपीज़ पर स्टॉक। अब ये कंपनी जो है जब स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है ये कंपनी, तो सपोज कर लीजिए वो लिस्ट होती है 200 रुपीज़ पर शेयर पे। आजकल जीएमपी ऊपर ही चलता है, मतलब ज़्यादा पे ही लिस्ट हो रही है ज़्यादातर कंपनियां, तो मैंने ज़्यादा ही ले लिया। तो अब ये हो गया। अब अगर हमें पहले, सबसे पहले जो लोग बोलते हैं मार्केट कैप इस कंपनी का ये है वो है, अब मैं बताता हूँ मार्केट कैप कैसे निकलता है। मार्केट कैप कुछ नहीं होता है, मार्केट कैप जस्ट ये जो आपके हैं 200 पर शेयर है, पर स्टॉक का प्राइस कितना है 200 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। अब हम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स देखिए कैसे निकलते हैं। टोटल वैल्यू कंपनी की कितनी थी, इसने जो सीए ने डिसाइड करी थी वो 100 CR डिसाइड करी थी। एक स्टॉक का प्राइस कितना निकाला था आईपीओ के टाइम पे? 100। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 1 CR, 1 करोड़ टोटल शेयर होंगे। तो 200 इंटू 1 CR मतलब 200 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप हो गया। अब एक टर्म आता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी ये देखिए, फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या है। देखिए, हर स्टॉक जो कंपनी का है वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड तो नहीं हो रहा है। ट्रेड तो खाली जो 40% इसने डाइल्यूट किए थे वो हो रहे हैं ना, 60% तो कंपनी के मालिक ने अपने पास ही रखे हुए हैं। वो ऐसे तो है नहीं कि रोज वो खरीद रहा है बेच रहा है उन स्टॉक्स को। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है? जो एनएससी बीएससी एक्सेट्रा पे ट्रेड हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट कितना परसेंट? उसने 40% डाइल्यूट किया था, क्योंकि तो टोटल मार्केट कैप का, जो टोटल मार्केट कैप निकला 200 CR, उसका 40% इंटू 0.4, ये आपका आ जाएगा फ्री फ्लोट मार्केट कैप। 80 CR इसका कंपनी का मार्केट कैप आ गया। अब देखिए, जो निफ्टी 50 बोलते हैं ना हम लोग कि निफ्टी 50 सबसे बड़ी 50 कंपनियों का वेटेज है, जो ये कंपनी का वेटेज निकाला जाता है ना, वो मार्केट कैप के बेस पे नहीं होता है। वो होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेस पे। जिस कंपनी का जितना ज़्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप होगा उतना ज़्यादा उसका निफ्टी 50 में वेटेज होता है। उसे मार्केट कैप से कुछ लेना देना नहीं होता उसकी कैलकुलेशन में। और बाकी जो यूएस में भी इंडेक्स चलते हैं सब में फ्री फ्लोट मार्केट कैप ही
लिया जाता है। अब तो ये हो गया फ्री फ्लोट मार्केट कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैप। अब हम देखते हैं कि देखिए कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स बेचे, जो कभी कंपनी के प्रोडक्ट्स होंगे, उससे उसने कुछ पैसे कमाए। ठीक है, जो भी उसने पैसे कमाए वो उसका क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। सपोज कर लीजिए रेवेन्यू कंपनी ने 40 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। ठीक है, अब उसने जो रेवेन्यू कमाने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर किया होगा, कुछ खर्चा किया होगा, मतलब रॉ मटेरियल का खर्चा, किराया वगैरह, जहाँ पर भी कंपनी होगी, अगर रेंट पे होगी तो उसके लिए कुछ एक्सपेंडिचर हुआ होगा, वो सपोज कर लीजिए 27 CR उसका खर्चा हो जाता है। अब इंटरेस्ट जो पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे करता है 2 CR। देखिए अब कंपनी ने कुछ बोरो किया होगा पैसा, ठीक है, जो भी उसने बोरो किया होगा उस पर वो इंटरेस्ट भी पे कर रहा होगा, तो वो इंटरेस्ट पे करता है 2 CR का। अब जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो टैक्स दे देते हैं, सपोज कर लीजिए 1 CR का वो टैक्स देता है। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए उसके, टोटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितने हो गए, 27 + 2 + 1 30 CR के टोटल एक्सपेंसेस उसके हो गए। नेट इनकम क्या हो गई उसकी, नेट इनकम कुछ नहीं होता है, जस्ट रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जितना कमाया माइनस जितना उसने दे दिया टोटल। तो ये आ गया रेवेन्यू कितना था 40, एक्सपेंडिचर था 30, तो ये आ गया 10 CR का टोटल उसका क्या आ गया, नेट इनकम। अब एक टर्म आता है बहुत ज़्यादा ईपीएस, इस कंपनी का ईपीएस ये है, ईपीएस इतना ज़्यादा बढ़ गया, अर्निंग पर शेयर जिसको हम बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। वो क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, नेट इनकम, जो ये हमने ऊपर नेट इनकम निकाली है, इसमें से प्रीफर्ड डिविडेंड निकाल दीजिए, मैं बताता हूँ अभी ये क्या होता है। और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर जो है उससे डिवाइड कर दीजिए, टोटल शेयर जो है आउटस्टैंडिंग उससे डिवाइड कर दीजिए। नेट इनकम तो देखिए हमने यहाँ से ये निकाली, यही रख देंगे 10। प्रीफर्ड इनकम क्या होता है, देखिए कुछ ना प्रीफर्ड शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, जिसे कंपनी बोलती है कि हम आपको इतने % डिविडेंड हम पे करेंगे ही करेंगे, वो पहले से ऑब्लिगेशन वो दे देते हैं कि हम इतने % शेयर डिविडेंड आपको पे करा करेंगे, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, या जो भी है रीज़न उसका, तो उन्हें कहते हैं प्रीफर्ड शेयर होल्डर। और जो उनको डिविडेंड दिया जाता है उसको कहते हैं प्रीफर्ड डिविडेंड। ठीक है, सपोज कर लीजिए प्रीफर्ड डिविडेंड कंपनी 2 CR का पे करती है। ठीक है, टोटल शेयर्स हमने कितने निकाले थे, 1 करोड़, ये सब वैल्यू करोड़ में है और ये भी करोड़ में है, तो करोड़ से करोड़ जितनी भी 10 जितनी होगी वो कटे जाएगी। तो ईपीएस क्या आ गया इसका, 8 रुपीज पर शेयर। इस कंपनी का ईपीएस 8 रुपीज पर शेयर आ गया। अब लोग बोलते हैं पी बाई रेशियो का बहुत यूज होता है, देखिए कितना सिंपल है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पहले मेरे को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी समझने में। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है, कुछ नहीं है, कंपनी का प्राइस हमने बोला था जब स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुआ था 200 रुपये में लिस्ट हुआ था, 200 रुपीज़ में। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर क्या है, इसकी अर्निंग पर शेयर 8 निकाली है, तो इसे 8 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 25। उस कंपनी का पी बाई ए रेशियो 25 हो गया। इतना सिंपल होता है ये। अब हम आगे की डेफिनेशंस देख लेते हैं, आगे भी एक दो डेफिनेशंस, 2-3 डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी के असेट्स। देखिए कंपनी के पास में कई सारे मटेरियल पड़ा होगा, कंपनी के पास में कुछ कुछ चीज़ें पड़ी होंगी, या कुछ उसने लैंड खरीद रखा होगा, कुछ का रखा होगा, वो सारे उसके क्या है, असेट्स है। ठीक है, अगर वो उसको डाइल्यूट करे, मतलब उसको बेचे, तो उससे उसे पैसे मिलेंगे, वो कंपनी के असेट्स कहलाते हैं। तो कंपनी के असेट्स सपोज कर लीजिए 250 CR है। ठीक है, अब कंपनी की लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए कंपनी ने कुछ डेप्थ ले रखा होगा, कुछ और कर रखा होगा, तो उसे उसे रिपे करना है।
वो सब जो भी उस चीज़ें उसको रिपे करनी है वो उसकी लायबिलिटी है। असेट्स जितने ज़्यादा हैं उतना बेटर है, लायबिलिटी जितनी कम हो उतना बेटर रहता है किसी कंपनी के लिए। तो अब शेयर होल्डर इक्विटी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही डेफिनेशन निकलती है आरओई और बुक वैल्यू की। तो शेयर होल्डर इक्विटी क्या होता है? असेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं? 250 सी आर के, माइनस 200 सी आर के आपकी लाइबिलिटी है, इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 50 सी आर क्या आ गया? शेयर होल्डर इक्विटी आ गई। अब बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस में आता है, कई बार न्यूज़ में भी आता है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, इस कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर इतनी है, ये कंपनी इतने पे ट्रेड कर रही है, तो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा आता है। तो बुक वैल्यू पर शेयर क्या हो गई उस कंपनी के? देखिए बुक वैल्यू पर शेयर ये होती है शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। ठीक है, शेयर होल्डर इक्विटी आपने यहाँ से निकाली ली 50 सी आर की, 50, और टोटल शेयर कितने थे? 1 करोड़ हमने शुरू में निकाले ही थे। तो ये हो गए, बुक वैल्यू इस कंपनी की हो गई 50 रुपीज़ पर शेयर। इतना इजी होता है इन सबको निकालना। अब बात कर लेते हैं, एक टर्म बहुत ज़्यादा आता है और आरओई, इस कंपनी का आरओई इतना परसेंट है, 25% होना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती रहती है जब भी हम देखते हैं। वो होता है रिटर्न इन इक्विटी। अब इसको कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, इसकी डेफिनेशन होती है नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करके परसेंटेज में निकल जाएगी। नेट इनकम देखे हमने पिछले पेज पे निकाली थी 10 सी आर, उसकी जो थी नेट इनकम निकली थी, और शेयर होल्डर इक्विटी हमने यहाँ पर निकाली है 50 इंटू 100, तो ये निकल गई 20% आरओई, मतलब उस कंपनी का आरओई जो है वो 20% है। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे, आगे वाले वीडियो में। मैं अभी डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। अब एक टर्म और आता है आर ओ सी ई, रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है? इबिट डिवाइड बाय कैपिटल इंप्लॉयड। कितना कैपिटल टोटल लगाती है कंपनी और कितना उससे प्रॉफिट जनरेट करती है, उन दोनों का ही रेशियो है ये। ठीक है, ये होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, मतलब टैक्स और इंटरेस्ट नहीं पे किया तो आपको कितना अर्न हुआ उससे पहले। और ये कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है? टोटल एसेट, जो हमने टोटल एसेट्स देखे ऊपर, ठीक है, माइनस करंट लायबिलिटी। अभी मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स क्या होगा? जितना भी आपने रेवेन्यू करा, जितना भी आपने, उसमें से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इंटरेस्ट और टैक्स को सब्ट्रैक्ट मत कीजिए, बस रेवेन्यू जो हमने 40 पहले लिया था 40 सी आर का, पिछले एग्जाम्पल पिछले पेज पे, उसमें से एक्सपेंडिचर जो हमने लिया था 27 सी आर का लिया था, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये आ गई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। और इसमें टोटल असेट्स देखिए कंपनी के 250 सी आर है, 250 सी आर कंपनी के टोटल असेट्स हैं। अभी मैं करंट लाइबिलिटी आपको समझा देता हूँ ये क्या होता है। देखिए लाइबिलिटी कई सारी होती है, जैसे आपने कुछ भी बोरो किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, ठीक है, कुछ आपको टैक्स, मतलब कुछ आपको अभी इसी साल रिपे करना है, कुछ आपको 2 साल में, 10 साल में रिपे करना होगा कुछ बोरोइंग। ठीक है, जो बोरोइंग आपको विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंडर अंडर रिपे करनी है, वो कंपनी की क्या होती है? कंपनी की
करंट लाइबिलिटी उसको कहा जाता है। ठीक है, मैं इस एग्जांपल में मान लेता हूँ ऐसी बोरोइंग लगभग उसके पास में 5 सीआर की है जो कंपनी को पे करनी है। ठीक है, इसी के ये सीआर में सब वैल्यू चल रही है और अगर आपको इसे परसेंटेज में निकालना है इंटू 100%। ठीक है, ये हो गई आपकी आर ओ सी ई। आपकी आर ओ सी ई कितनी निकल जाएगी इसके हिसाब से 5.3, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5.3% ये आर ओ सी ई। देखिए ये सब तो डेफिनेशन थी फंडामेंटल्स को समझने के लिए जो आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे के वीडियो में। इनको कैसे रीड किया जाता है साइट पे, किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मैंने कितने इजी तरीके से आपको सारी कैलकुलेशन बता दी, अभी आपको सब कुछ समझ में भी आ गई होगी। अगर मेरे को आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। This video is for educational purpose only, not any financial advice. It is my personal view. Please do not take any financial decision based on this video. Please consult your financial advisor before taking any decision. I am not responsible for any financial gain or loss or any implications arising out of any decision taken by anyone after watching this video.